कुलपति। मैं आरंभ में सबसे पहले महाराजाधिराज श्री कामेश्वर सिंह की पुण्य स्मृति को नमन करता हूँ, जिनकी 117वीं जन्मतिथि के अवसर पर हम लोग यहाँ पर एकत्र हैं। मैं महाराज महेश ठक्कुर की पावन स्मृति को भी नमन करता हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अकबर के समकालीन वे थे और उनसे मिथिला में यह वंश परंपरा आरंभ हुई, जो कदाचित विश्व में ऐसा इतिहास अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होगा कि इतने विद्वान राजाओं ने किसी राज्य में निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी शासन किया हो। यह तो विश्व का एक अनोखा रिकॉर्ड है कि इतने बड़े बड़े ज्ञानी पंडित जन मिथिला की भूमि पर शासक हुए और उनका यह जो एक जीवंत स्मारक है, यह संस्थान, यह भी इसका गवाह है। मंच पर विराजमान आदरणीय शिरीष चौधरी जी, सम्मान्य आचार्य रामचंद्र झा जी, आचार्य श्रीनिवास पांडे जी, मेरे सामने बैठे हुए अनेक भूतपूर्व कुलपतिगण, आचार्य देवनारायण झा जी, शशिनाथ झा जी और वर्तमान कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय के, सबके नाम लेना संभव नहीं है, इतने गणमान्य लोग बैठे हुए हैं और मुझसे त्रुटि भी हो सकती है नाम ग्रहण में। सभी को मैं नमन करता हूँ। बहुत आनंद हुआ मुझे। एक तो बहुत सुंदर ललित मैथिली सुनने को मिली और मुझे बहुत अच्छा लगता है मैथिली सुनकर के, इतनी ललित वह भाषा है। मिथिला की भूमि में आना, दरभंगा में आना मेरे लिए तीर्थ यात्रा के समान है, क्योंकि यह ज्ञान की भूमि है, सारस्वत साधना की भूमि है और तीर्थ यात्रा में कष्ट तो होता ही है। तो प्राचीन काल से लगाकर अभी तक नाना कष्ट उठा करके तीर्थ यात्राएं हमारे पुरखे करते आ रहे हैं और हम भी इसी भाव से करते हैं। कुछ विलंब हुआ इस कार्यक्रम के आरंभ होने में, कदाचित मेरे कारण भी कुछ विलंब हुआ है, उससे मेरा दोष नहीं है, क्योंकि होटल में मैं बैठा रहा। 10 बजे तक मैंने प्रतीक्षा की कि चाय आएगी। एक बार मैं खुद कहने गया नीचे कि भाई चाय भेज दो, मुझे पिला दो, तो नहीं आई। फिर कोई सज्जन यहाँ से श्रुतिधर झा जी के यहाँ से कुछ लेकर के आए, उनसे मैंने कहा कि नीचे आप कह दीजिएगा चाय भेज दें, तो उन्होंने भी कहा और आके बताया कि मैंने कह दिया है और ला रहे हैं, तो नहीं आई। फिर 10 बज गए, 10:15 हो गए, 10:30 हो गए, मैं सब निवृत्त हो गया इस बीच। तो मैंने कहा अब नीचे जाकर के मैं नाश्ता कर लूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि चाय देने जो आएगा उसी को आप नाश्ते का ऑर्डर कर दीजिएगा, और चाय चूंकि देने कोई आया नहीं तो नाश्ते का ऑर्डर भी नहीं हुआ। तब मैंने नीचे जाकर नाश्ता का कुछ उपक्रम किया, तब तक ये मनीष जी आ गए। तो मैं तो इस उसमें था कि श्रुतिधर जी आएंगे तो मैं थोड़ी उनको खरी खोटी सुनाऊंगा कि भैया मुझे सुबह से ऐसा ऐसा हो गया है, आपके जो हुआ कल दिन भर और रात यात्रा करते करते हो तो अलग है, लेकिन सुबह से ये जो हुआ है लेकिन वो अच्छा हुआ कि आए ही नहीं, उनकी जगह आ गए ये मनीष जी। तो ये बड़े हंसते मुस्कुराते हुए आए, इनको देख करके मैं सब भूल गया अपना और यहाँ पर मैं प्राप्त हुआ आप लोगों के बीच में। तो बिहार प्रदेश ही, वैसे मिथिला प्रदेश, बिहार प्रदेश ये बड़े अनोखे प्रदेश हैं और कुछ तो जो श्रुतिधर जी ने कहा है कि हम लोग कुछ अतियों पर रहते हैं। एक तो संवेदनहीनता की अति हो जाती है, उपेक्षाओं की अति हो जाती है, हर काम बहुत केयरलेसली हम लोग करते हैं किसी भी तरह से। कहीं कहीं हम इतने गहरे संवेदनमय हो जाते हैं, आतिथ्य में भी, हर काम में। तो भारत भूमि की कुछ विशेषता ऐसी है हमारी भी, और वो सबसे ज्यादा यहाँ ऐसा लगता है कि मिलती है, और यह इसलिए भी ये भारत पूरा यहाँ विराजमान है अपनी सारी विशेषताओं के साथ, ऐसा मुझे लगता रहा है।
मुझे यहाँ आकर के देखने को मिला कि प्रोफेसर हेतुकर जैसी विभूति यहाँ रही हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ। उन्होंने जो कार्य किया, उन्होंने जो यह वल्लरी रोपी है, ज्ञान वल्लरी, वह पुष्पित, पल्लवित, प्रतिफलित हो रही है, यह देख करके मुझे प्रसन्नता है। विषय मैंने बहुत बड़ा सुझा दिया था और इतने बड़े विषय को सीमित समय में समेटना संभव नहीं है, और विशेष रूप से इतने बड़े बड़े पंडित लोगों के समाज में मेरे लिए केवल सुखदायक बात यही है कि कुछ युवजन यहाँ पर हैं, उनकी दृष्टि से ही मैं बोलूंगा। उन्हीं की दृष्टि से मैं प्रायः जहाँ जहाँ जाता हूँ या जो कुछ अन्य मंचों पर बोलता हूँ, उन्हीं की दृष्टि से बोलता हूँ। और जितने पंडित जन हैं, वयोवृद्ध पंडित जन हैं, कुछ मुझसे अधिक आयु के होंगे, मेरी भी आयु बहुत हो गई, कुछ मुझसे कम आयु के होंगे, लेकिन उनके लिए तो मैं क्या बोलूँगा। उनके लिए मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि मेरा जो अज्ञानांधकार है उसका निवारण कदाचित उनके द्वारा हो सकेगा, उनकी उपस्थिति में, या यदि बाद में कुछ मुझे टिप्पणी सुझाव देंगे तो उनके द्वारा अज्ञान तिमिर मेरा कुछ दूर होगा। मैं तो जहां जहां जाता हूं, जितना अध्ययन करता हूं, उतना ही मुझे लगता है कि मैं कितने अज्ञान तिमिर में डूबा हुआ हूं, और हर बार थोड़ा थोड़ा अज्ञान तिमिर निवारित होता है और फिर और अधिक अज्ञान तिमिर का अनुभव होता है। तो यह आप लोगों की उपस्थिति में इस विषय पर बोलने की एक सार्थकता यह भी है। आधुनिक भारत की सारस्वत साधना संस्कृत पांडित्य की परंपरा के संदर्भ में मेरा ऐसा मानना है कि 10,000 वर्षों का हमारा चिंतन का, मनन का, शास्त्र परंपराओं का कम से कम विदित इतिहास है, ऋग्वेद से लगा करके आज के दिन तक 21वीं शताब्दी में। और इसमें अनेक पड़ाव आए जिनकी मैंने चर्चा की है, उनकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। मैं अनेक बार उनकी चर्चा करता रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि निरंतर विकसित होती रही है हमारी जो ज्ञान परंपराएं हैं, और नए नए आयाम उनमें जुड़ते रहे हैं। कहीं कहीं लगता है कि ह्रास हुआ है, क्षरण हुआ है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। वो सतह के ऊपर ह्रास लगता है कि टीकाओं का युग आ गया है, मौलिक चिंतन नहीं हो रहा है। उसी अवधि में जिसके लिए कहा जा रहा है कि कोई मौलिक चिंतन नहीं हुआ, यह तो हमारे जो औपनिवेशिक शासक थे वो बता गए हैं कि 10वीं शताब्दी के बाद संस्कृत की ज्ञान परंपराओं में कोई मौलिक चिंतन नहीं हुआ और टीकाएं लिखी जाती रही। क्यों? अभिनव भारती से बड़ा मौलिक ग्रंथ काव्यशास्त्र में कौन होगा, क्या होगा? वो तो नाट्यशास्त्र की टीका ही है, और धन्यालोक लोचन वह भी तो टीका ही है। तो टीकाओं में तो हमने कितनी व्याख्याएं नई नई की हैं, और 21वीं शताब्दी तक टीकाएं इस तरह की लिखी जाती रही हैं जिनमें कि नवोन्मेष प्रज्ञा का, भारतीय प्रज्ञा का होता रहा है। तो यह तो मैं नहीं स्वीकार करता। मैं यह भी कहता आ रहा हूं, भले ही बुरा लगे, मैं पंडितों के सामने भी बहुत बुरी बुरी बातें बोलता हूं। पंडित बलदेव उपाध्याय ने अपकर्ष काल लिख दिया। 10वीं शताब्दी के बाद संस्कृत नाटकों का अपकर्ष काल, 10वीं शताब्दी के बाद संस्कृत महाकाव्यों का अपकर्ष काल, जिसमें ऐसे ऐसे कवि हुए जो कालिदास के समकक्ष जिनकी कविता है। नीलकंठ दीक्षित हो गए उसी अवधि में, और बड़े कवि हो गए। कैसे आप, मैंने सूची बनाई तो 10 ऐसे महाकाव्य कम से कम मेरे सामने हैं जो किसी भी तरह से, जिसको कथित रूप से बृहत्त्रयी कहते हैं, उससे न्यून है ही नहीं। ये बृहत्त्रयी तो पता नहीं कहां से आ गया, किसने कह दिया? ये मैंने बहुत सारे सवाल उठाए कि किसने कह दिया कि बृहत्त्रयी है। मुझे नहीं मिला किसी आचार्य का, 18वीं शताब्दी तक किसी आचार्य का ये कथन। ये तो अंग्रेज लोग ये सब खुरापात करते थे। 3 सबसे अच्छे महाकाव्य बता दीजिए, तो उन्होंने कहा ये महाभारवी और श्रीहर्ष है, तो उन्होंने कहा ये बृहत्त्रयी हो गई। तो कैसे बृहत्त्रयी? संस्कृत के उसमें आ गई, कोर्स में पढ़ाते हैं हम कि बृहत्त्रयी है। जो महाकाव्य उसी समय भट्ट लक्ष्मीधर चक्रपाणी विजय महाकाव्य लिख रहे हैं, तो किसी भी तरह से कम नहीं प्रतीत होता। बड़े महान कवि हैं भट्ट लक्ष्मीधर, भोज के समकालीन है, तो वो माघ की कविता से किसी भी तरह उसकी कविता कमजोर नहीं लगती है। ऐसे कई कवि हैं, उनकी सूची मेरे पास है, मैंने अपनी पुस्तकों में उनके बारे में चर्चा की है। ऐसी ज्ञान परंपराओं में भी है कि बड़े बड़े आचार्य हो रहे हैं। आप सूची बनाए तो कम से कम 25 ऐसे आचार्य 10वीं शताब्दी से
18वीं-19वीं शताब्दी तक बड़े दार्शनिक, जिनको विश्व स्तर के दार्शनिक माना जाएगा, कि मधुसूदन सरस्वती हैं, वल्लभ हैं, रामानुज हैं, इत्यादि इत्यादि, वो इस काल में होते हैं, जिसको कि अपकर्ष का काल कहा जाता है। फिर ये विषयांतर हो गया है, और मेरी ऐसी बुरी आदत है कि इधर उधर की बातें फिर मेरे मुंह से निकलने लगती हैं। लेकिन विषय पर मैं आता हूँ, और मैं जो युवा अध्येता है उनकी दृष्टि से यह निवेदन करूंगा कि मेरी एक पुस्तक आई है अभी पिछले साल भंडारकर शोध संस्थान से। वो मैंने उन्हीं के लिए काम किया था, उन्होंने पीठ पर मुझे बुला करके ये काम करवाया। तो पंडित इन मॉडर्न इंडिया, इस शीर्षक से अंग्रेजी में ग्रंथ है। तो उसमें मैंने लगभग 150 ऐसे पंडितों के जीवन चरित्र और उनके कार्यों की मीमांसा की है, जो कि अतुलनीय है, कोई तुलना ही नहीं हो सकती है कि वैसा काम दुनिया में किसी ने किया होगा, नहीं किया। अकेले पंडित सातवलेकर ने पहाड़ी जैसे छोटे से गांव में रहकर के 400 से ज्यादा किताबें खुद लिखी, खुद छपवाई, एक एक का प्रूफ देखा। वो जो प्रेस उस समय होते थे वो लेटर प्रेस होते थे। मैं ये लड़कों को बताता हूँ कि हमने तो देखा, आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, कि वो चिमटी से एक एक अक्षर उठा करके प्लेट पे जमाते थे, और फिर एक प्लेट बनती थी तब उसमें स्याही लगा के उसको छापते थे। मैंने अपनी किताबें उस प्रेस में भी छपवाई हैं बहुत पहले। उसमें कितना धैर्य और कितने अश्रम होता था। ऐसे प्रेस में उन्होंने 400 किताबें, जिनमें की पूरा महाभारत हिंदी, गुजराती, मराठी अनुवाद सहित दी है, जिसमें पूरा ऋग्वेद, उनका अपना भाष्य जिसमें मौलिक चिंतन है वो भी है, छोटी छोटी किताबें भी हैं, गिनती 400 से ऊपर जाती है सातवलेकर की किताबों की। तो ऐसे पंडित हो गए, 1 2 3 4 5 6 नहीं हुए, 100 से ज्यादा की सूची लगभग मेरे पास ऐसे पंडितों की है। ये 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है, उनके उसके बारे में मैं कहता हूँ। ये काल मेरे लिए बहुत ही आकर्षण का समय रहा है, क्योंकि ये बहुत उपेक्षित समय भी है। वैसे तो 13वीं शताब्दी से अभी तक जो कुछ संस्कृत ज्ञान परंपराओं में हुआ है, उसी की बहुत उपेक्षा होती है, क्योंकि हम लोग कह तो दिया कालिदास ने कि पुराण मित्येव साधु सर्वम, लेकिन पुराण मित्येव साधु सर्वम यह मानकर के हमारा अध्ययन अध्यापन होता है कि वेद पुराण कालिदास ज्यादा से ज्यादा माघ भारवी तक ले लीजिए संस्कृत में, और वेदांत लीजिए, शांकर भाष्य लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं जैसे बचा है। तो ये हमारी संस्कृत में पाठ्यचर्या की समस्या है, और बहुत कुछ बहुमूल्य जुड़ता रहा है। तो मैं ये कहता रहा हूँ जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उनसे, कि अपने आसन्न अतीत को समझे बिना सुदूर अतीत को कैसे समझ सकते हैं। यदि हम अपने पितामह और प्रपितामह के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हमारे ऋग्वेद के ऋषि ऐसे थे, जिससे हम सीधे जुड़े हुए हैं, जिनका की रक्त हमारी धमनियों में सीधे बह रहा है, उनके बारे में ही हम नहीं जानते हैं ज्यादा। तो 60 साल पहले के भारत के बारे में, उसकी ज्ञान परंपराओं के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। उससे कम जानते हैं 70-80 साल पहले, उससे और भी कम जानते हैं 100-150 साल पहले जो कुछ हो रहा था भारत में, बहुत अनोखा अभूतपूर्व हो रहा था। तो उस पर ध्यान दिलाने के लिए मैं इस तरह के विषयों पर कुछ समय से बोलता आ रहा हूँ। जो मंच मुझे उपलब्ध है, मेरा अपना मंच, मेरा अपना YouTube का चैनल है, उस पर भी और अन्यत्र भी। तो मैं उन पंडितों के नाम नहीं पढ़ूंगा, यहाँ के बच्चा जहाँ है, परम